नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 के लिए तैयार किया है, जिसमें हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु के दास्ता संबंधी, नागरिकता संबंधी विचारों पर चर्चा की। इस वीडियो में लगातार हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के जो प्रमुख बातें हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। क्रांति का मतलब बदलाव से है। शासन व्यवस्था में, संविधान में बदलाव से है, क्योंकि अरस्तु ने लगभग 200 संविधानों का या शासन प्रणालियों का, शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसमें जो परिवर्तन आए, जिन कारणों से परिवर्तन आए, उनको क्रांति के रूप में समझकर उनके संदर्भ में अपने विचार रखे और इसी क्रम में वो अपने रचना पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तु ने राजनीतिक व वैधानिक क्रांति या परिवर्तनों की विस्तृत व्याख्या की है। यूनानी जगत या ग्रीक जगत में उस समय आए दिन शासन के स्वरूप में आए दिन परिवर्तन होना सामान्य बात थी। वहाँ प्रजातंत्र की कब्र पर धनिक तंत्र को उखाड़कर अत्याचार तंत्र के स्थान पर अन्य शासन पद्धतियों का आना तथा फिर उसका भी पतन कर दूसरी शासन व्यवस्था को अपनाना चलता रहता था। यानी कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन ही क्रांति अरस्तु के अनुसार बताई गई है। अरस्तु पहला विचारक था जिसने ऐतिहासिक वैज्ञानिक अनुभव के आधार पर इनका विश्लेषण कर इस संबंध में एक समग्र चिंतन प्रस्तुत किया है। अब क्रांति का क्या अर्थ है, इस संदर्भ में अरस्तु कहता है, अरस्तु का मत है कि संविधान में प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जैसे जनतंत्र का उग्र या उदार रूप या धनतंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश करना या किसी भी तरह सत्ता परिवर्तन होना क्रांति है। इसमें कुल मिलाकर बात यह आई कि शासन व्यवस्था या संविधान में छोटा या बड़ा या कोई संशोधन होना ही क्रांति है। मैक्विलेन ने अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तरों में भी परिवर्तन कर देती है। यानी कि क्रांति केवल राज्य के कानून या संविधान में ही परिवर्तन नहीं करती, अपितु नैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्तरों में भी परिवर्तन कर देती है। क्रांति का अर्थ बताने के बाद में अरस्तु ने क्रांतियों के प्रकार बताए हैं और पहला जो प्रकार बताया है, पूर्ण या आंशिक क्रांति। जब राज्य के संपूर्ण संविधान में परिवर्तन किया जाए तो पूर्ण क्रांति होती है। यानी कि संपूर्ण संविधान को बदलना पूर्ण क्रांति, और यदि संविधान में किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तन किया जाए तो वह आंशिक क्रांति होती है। ये पहला प्रकार क्रांति का बताया कि पूर्ण रूप से संविधान को बदलना पूर्ण क्रांति, और संविधान के किसी एक भाग में या किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तन करना आंशिक क्रांति कहलाती है।
दूसरी क्रांति का जो प्रकार बताया है वो है रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। यदि सशस्त्र विद्रोह या रक्तपात द्वारा शासक या संविधान में परिवर्तन हो तो वह संपूर्ण रक्तपूर्ण क्रांति है। यानी कि रक्तपात द्वारा, शस्त्र हथियारों द्वारा अगर संविधान में परिवर्तन होता है तो वो रक्तपूर्ण या खूनी क्रांति है। और यदि यही परिवर्तन बिना किसी रक्त बहाए हो जाए तो रक्तहीन क्रांति कहलाती है। तीसरा प्रकार क्रांति का जो अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में बताया है वो वैयक्तिक और अवैयक्तिक क्रांति। यदि क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति या दल से शासन शक्ति छीनकर संविधान में परिवर्तन करता है तो उसे वैयक्तिक क्रांति कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या दल से शासन छीनकर संविधान में परिवर्तन करता है तो वो वैयक्तिक क्रांति कहलाती है। यदि क्रांति का उद्देश्य बिना राजनीतिक शक्ति या शासन शक्ति छीने बिना संविधान परिवर्तन करता है तो उसे अवैयक्तिक क्रांति कहते हैं। मतलब वो किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रांति नहीं है, उसको और संविधान उसे शासन शक्ति या राजनीतिक शक्ति छीनकर जो परिवर्तन होता है वो अवैयक्तिक, और जिसमें किसी व्यक्ति या दल के शासन को समाप्त कर छीन कर जो परिवर्तन किया जाता है संविधान में वो व्यक्तिक क्रांति कहलाती है। चौथा जो क्रांति का प्रकार बताया वो जनतंत्रीय व धनतंत्रीय क्रांति बताया है। यदि राज्य में निर्धन व्यक्ति धनिक शासनाधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और राज्य में जनतंत्रीय शासन स्थापित कर लेते हैं तो वो जनतंत्रीय क्रांति कहलाती है। और यदि राजा के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय राजतंत्रीय शासन के विरुद्ध क्रांति कर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो वो धनिक तंत्रीय क्रांति कहलाती है। इसमें जनतंत्रीय क्रांति में निर्धन व्यक्ति जो शासनाधिकारी शक्तिशाली शासनाधिकारी हैं उनके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और जनतंत्र की स्थापना कर लेते हैं तो वो जनतंत्रीय क्रांति है। और धनिक तंत्र में धनिक व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति कर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो धनिक क्रांति कहलाती है। नंबर पाँच पे है पांचवा प्रकार है क्रांति का वैचारिक क्रांति। जब किसी राज्य के कुछ वक्तागण अपने भाषण या शब्द जाल से राज्य में क्रांति ला देते हैं तो उसे वैचारिक या जननायकीय अथवा वाग्वीरों की क्रांति कहते हैं। कुल मिला के राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाती है या क्रांति होती है। अब ये तो हुए क्रांति के 5 प्रकार कि क्रांति कितने प्रकार की होती है। पूर्ण और आंशिक क्रांति, रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति, नंबर 3 व्यक्तिक और अव्यक्तिक क्रांति, नंबर 4 जनतंत्रीय व धनिक तंत्रीय क्रांति और नंबर 5 वैचारिक क्रांति। और कुल मिला के क्रांति राज्य संविधान या शासन में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है या क्रांति मानी जाती है। अरस्तु ने क्रांतियों के प्रकार बताने के बाद में क्रांति क्यों होती हैं, क्रांतियों के कारण क्या होते हैं, उनके बारे में अपनी रचना पॉलिटिक्स में बताए हैं। अरस्तु ने क्रांतियों के 2 कारण बताए हैं, कारणों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है सामान्य कारण और दूसरा है विशेष कारण। सामान्य कारणों में पहला जो कारण है वो है असमानता। क्रांति के जो कारण हैं उनको अरस्तु ने 2 भागों में विभाजित किया, जिनमें पहला सामान्य कारण, दूसरा विशेष कारण। अब सामान्य कारणों को भी उसने अलग अलग प्रकार से बताए हैं। अलग क्यों होती है सामान्य कारणों से क्रांति, वो उसमें नंबर 1 है असमानता।
अरस्तु का मानना है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में मिलता है, और ये सच है कि जब असमानता समाज में ज़्यादा हो जाती है तो शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह होते हैं, क्योंकि मनुष्य में तुलना करने की प्रवृत्ति होती है और वह दूसरों की संपत्ति, योग्यता, अधिकार आदि के कम या अधिक होने पर असंतोष जागृत होता है, जो बढ़ते बढ़ते क्रांति का रूप ले लेता है। अब समानता के दो रूप होते हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। पूर्ण समानता में जनता ये महसूस करती है कि हम सब शासकों के समान हैं, उसके बावजूद हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। तो उसे पूर्ण समानता के रूप में जाना गया है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करते हैं कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। यानी कि वो आनुपातिक समानता का अर्थ ये हुआ कि किसी विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों में श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में भागीदार नहीं बनाया गया है, अतः वो क्रांति करते हैं। पूर्ण व आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बनते हैं और बराबर की स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। अब सामान्य कारणों में दूसरा कारण अन्याय है। पहला कारण हमने पढ़ा असमानता और दूसरा है अन्याय। क्रांति का मूल कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है और उसे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो असंतोष का उदय होता है और यह असंतोष क्रांति को जन्म देता है, क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं। इसलिए अन्याय और दुर्भावना, असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। ये दो कारण सामान्य कारणों में आते हैं जो क्रांति के कारण बनते हैं, जिसमें पहला असमानता और दूसरा अन्याय। अब दूसरा है विशेष कारण, क्रांति के विशेष कारण। क्रांति के विशेष कारणों में जो पहला कारण बताया है वो है शासकों की उद्दंडता व लालच। जब शासक वर्ग उद्दंडता या धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। यानी कि शासक वर्ग धृष्टता करे, अपनी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे और अपने लाभ के लिए अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तो शासक वर्ग के खिलाफ धीरे धीरे जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ये विशेष कारणों में अरस्तु ने बताया है। पहला कारण शासकों की उद्दंडता व लालच। दूसरा कारण है सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण किसी को अपमानित करता है, तो जनता विद्रोह कर देती है। सम्मान की लालसा में कोई अयोग्य व्यक्ति को शासक द्वारा सम्मानित किया जाए
और किसी सभ्य व्यक्ति को बिना किसी कारण के अपमानित किया जाए तो ये कारण भी जनता में विद्रोह के कारण, क्रांति के कारण बन जाते हैं। तीसरा है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के गुट अन्य व्यक्तियों से उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है। ये मानव प्रकृति में चीज़ मौलिक स्वरूप रूप से निहित होती है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या शक्तिशाली हो जाता है तो उसके खिलाफ दूसरा गुट तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो उसका जैसा बनने की या उससे शक्ति हथियाने की कोशिश करता है। इसलिए एथेंस और आगोस के नगर राज्यों में यह चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था। यानी कि जो अपनी योग्यता के आधार पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट शक्तिशाली जब होने लगता है तो दूसरा एक गुट उनके खिलाफ विद्रोह की भावना उनके मन में आ जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वभाव का मौलिक रूप है कि वो ईर्ष्या भाव से उसका विरोध करता है। और एथेंस और आगोस में इन कारणों से क्रांति न हो, इसीलिए जो शक्तिशाली लोग थे या शक्तिशाली बनने के वाले जो व्यक्ति थे उनको राज्य से निर्वासित कर दिया जाता था या उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। विशेष कारणों में चौथा कारण है घृणा। घृणा क्रांति को जन्म देती है। उदाहरणार्थ, धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिक वंचित गरीब जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। घृणा। हम अगर किसी व्यक्ति से गरीबी के कारण या अयोग्यता के कारण किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित जनता को तिरस्कृत करते हैं या तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता में विद्रोह की भावना जन्म ले लेती है और अंत में वो शासन में परिवर्तन करने की कोशिश करती है। नंबर 5 विशेष कारणों में क्रांति का जो बताया गया अरस्तु द्वारा वो है भय, डर। भय 2 प्रकार से व्यक्तियों में क्रांति का कारण बनता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय से बचने के लिए। डर 2 प्रकार से व्यक्तियों में क्रांति का कारण बनता है। नंबर 1 अपराध से बचने के लिए और नंबर 2 अन्याय से बचने के लिए। उदाहरणार्थ, रोड्स टापू के राज्य में जनता वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकियाँ दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यानी कि शासक वर्ग द्वारा जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नाजायज परेशान करे या उनको दुखी करे तो उससे बचने के लिए वो जनशासन में विद्रोह फैलाने की कोशिश करते हैं और वो अल्टीमेटली क्रांति करवाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 जो विशेष कारणों में क्रांति का कारण है वो है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ भोग विलास से है। प्रमाद की भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं।
नंबर 7 जो क्रांति का कारण है, विदेशी या विजातीय व्यक्ति या तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ हो तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति का भावनात्मक लगाव वहाँ की साधारण जनता के साथ नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ क्रांति की आशंका बनी रहती है। क्योंकि ये विजातीय या विदेशी तत्व शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य में बड़ा संकट कर सकते हैं या कर देते हैं, इसलिए भी ये विदेशी या विजातीय व्यक्तियों को क्रांति का कारण अरस्तु ने माना है। नंबर 8 जो क्रांति का कारण अरस्तु द्वारा बताया गया है वो क्षुद्र घटनाएं। कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम के रूप में भी क्रांति घटित होती हैं। उदाहरणार्थ, साइराक्यूज के 2 कुलीन युवकों के प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। ये क्षुद्र घटनाओं में माना गया है कि साइराक्यूज जो वहाँ का एक नगर राज्य था, उसमें 2 कुलीन युवकों के प्रेम संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 भागों में बांटा और आपस में अधिकारियों के द्वारा जो कृत्य किया गया उसके कारण क्रांति का सामना इस नगर राज्य को करना पड़ा। नंबर 9 जो क्रांति का कारण विशेष कारणों में आता है, परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। ये सामान्य सी समझ में आता है कि परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलन होना, शक्ति संतुलन होना क्रांति का कारण बनता है, संघर्ष का कारण बनता है। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों जिसमें धनी व निर्धन दोनों का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से सबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता है। जब एक पक्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, दूसरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो उसमें संघर्ष नहीं होता है। किंतु जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है और दोनों को विजय प्राप्त होने की आशा रहती है तो विद्रोह करके सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बताया और इस ई क्लास में हमने क्रांतियों के प्रकार जो अरस्तु द्वारा बताए गए और क्रांतियों के कारणों के संदर्भ में हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम क्रांतियों को कैसे रोका जाए इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।